मॉर्निंग स्टूडेंट, हम जो है आपके थर्ड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित शिक्षा जो है उसी पेपर के थर्ड पेपर के अंदर फर्स्ट यूनिट जो मैनेजमेंट से संबंधित है, शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, उसमें हम शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत और आवश्यकता कर चुके हैं। आज हम शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए या शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो प्रबंधन किया जाता है, उसे शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। शैक्षिक प्रबंधन जो है शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर उसमें सुधार के लिए जो प्रबंधन मैनेजमेंट की करते हैं उसको कहते हैं। अब जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उस शैक्षिक प्रशासन के प्रकार में, उन प्रकार में जो दो प्रकार बताए हैं शैक्षिक प्रशासन के, प्रकार, ठीक है। दो प्रकार बताए हैं कि जो हम मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला है निरंकुशवादी शासन, ठीक है। दूसरा है प्रजातांत्रिक प्रशासन। निरंकुशवादी मैनेजमेंट जो है उसमें एक मैनेजमेंट करता अपने आप को सर्वे सर्वा मानता है, किसी दूसरे की राय, इच्छा, भावना आदि की उसमें किसी प्रकार से कोई संभावना नहीं होती है। उसमें जो मैनेजमेंट का अधिकारी है, जो मैनेजमेंट करा रहा है, उसने जो भी योजना बनाई है, जो भी वो कार्य करा रहा है, वो है अपने दिशा निर्देशन में अपने शासन के अंतर्गत कराता है और उसका मानना है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। इस तरह का मैनेजमेंट जो होता है वो निरंकुशवादी मैनेजमेंट कहलाता है। जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले जो विचारक थे वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी विचारधारा को ये लोग जो है निरंकुशवादी प्रशासक मानते हैं। उनका मानना है कि आई एम राइट, उनके द्वारा चाहे गलत काम भी है तो भी वह सही है। तो इस प्रशासन के अंतर्गत जो भी कार्य करता है मानवीय संसाधन, उनके मन में एक आक्रोश, एक भय की भावना रहती है और सहयोग की भावना का जो स्थान है यहाँ पर नगण्य रहता है। क्यों? क्योंकि जो प्रशासक है वो अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहा है, दूसरे की भावनाओं की, इच्छाओं की, यहाँ पर सोच की या राय की कोई कदर नहीं है। उन्होंने जो कहा है उसी के आधार पर कार्य को करते चले जाना है। निरंकुशवादी प्रशासन का ये दुष्प्रभाव है कि इसके अधीन जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं वो मन से मन लगाकर या सहयोग की भावना को ध्यान में रखकर कार्य नहीं करते। प्रजातांत्रिक प्रशासन जो होता है वो प्रजा के हित के लिए जो भी कार्य किया जाता है, जो भी मैनेजमेंट किया जाता है, उस मैनेजमेंट के अंदर उसके अधीन कर्मचारियों के हित को भी ध्यान में रखा जाता है और उन कर्मचारियों के सहयोग की, उनके उत्थान की भावना उसके अंदर निहित होती है। तो दो प्रकार के
व्यक्तियों से सहयोग की अधिक से अधिक मिलता है और निरंकुशवादी में जो है प्रशासक जो है अपने अधिक काम कराता है, अपने नियंत्रण में कार्य कराता है, तो जिससे वो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनके मन में एक आक्रोश की भावना रहती है और वो मन से मन लगाकर काम नहीं करता है। इसके बाद है शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र। प्रशासन के कार्य क्षेत्र जो शैक्षिक मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट किया जा रहा है, वह कहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि शैक्षणिक संस्था में मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे कार्यों का मैनेजमेंट करना पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित कैसे बढ़ाए उसका मैनेजमेंट, साधन सुविधाओं का मैनेजमेंट, 4th क्लास से लेकर 1st क्लास तक के वहाँ कर्मचारी होते हैं उनका मैनेजमेंट, तो सारी व्यवस्थाएं उसके अंदर देखी जाती है। एक ही व्यवस्था को देखकर कार्य नहीं कर सकते, सभी व्यवस्थाओं का समुचित उत्थान इसमें किया जाता है। तो पहला है इसमें, इसी में पहला है नवीन शिक्षा नीति के अनुसार, नवीन शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार कर योजना बनाना व समय समय पर उसका मूल्यांकन करना। पहला कार्य क्षेत्र है, क्योंकि समय, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के मूल्य, शिक्षा की योजनाएं परिवर्तित होती रहती हैं और उन परिवर्तित योजनाओं के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन करना एक शिक्षा पद्धति की आवश्यकता मानी जाती है, उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो जो प्रबंधक होता है उसको उस नवीन योजना के बारे में पता होना और उस नवीन योजना को क्रियान्वित करना, उसके लिए नई योजना बनाना, किस तरीके से उसको संचालित करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन शिक्षा पर विशेष बल दे रही है, क्योंकि जो कोरोना महामारी चल रही है इसके कारण जो संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण को रोकने के लिए और बालकों की शिक्षा प्रभावित नहीं हो, इसके लिए जो है घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, जो आपको भी दी जा रही है। तो इसके लिए इस योजना को चालू करने के लिए एक योजना बनानी पड़ती है। एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार उसको संचालित किया, क्रियान्वित किया और क्रियान्वित करने के बाद उसका मूल्यांकन किया गया कि क्या वो कार्य जो हम जिस उद्देश्य को लेकर ये परिवर्तन किया गया है उस उद्देश्य में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं या नहीं हो रहे, ये उसका मूल्यांकन है। तो जो भी शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा की योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं को शिक्षा अपने में चालू करना, क्रियान्वित करना और उसका समय पर मूल्यांकन करना, इसका पहला कार्य क्षेत्र माना गया है। दूसरा है शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से
संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर उसका उचित निराकरण करना। जो नई योजना आई उस योजना को अधिकारी वर्ग ने योजना बना दी। फील्ड में जब उसको हम करते हैं, जब योजनाएं बंद कमरे में बनती हैं, ठीक है, क्योंकि उस योजना को करने में क्या परेशानी आएगी। जो योजना बन रही है वो संपूर्ण स्टेट को ध्यान में रखकर बनती है, परंतु हर स्टेट के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट, परिस्थितियां क्या उसके लिए अनुकूल हैं या नहीं है, उस सुविधा उसके लिए वो साधन सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है या नहीं है। जैसे ये ऑनलाइन शिक्षा भी हम करा रहे हैं, इससे में जो बहुत ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक रह रहे हैं, जो जिनके यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, जब नेटवर्क नहीं होगा तो वो उस शिक्षा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये परेशानी आ रही है। आए दिन हम इस परेशानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो उसका सल्यूशन, योजना बना ली, योजना को क्रियान्वित कर लिया। क्रियान्वित करने के बाद में उसको संपन्न करने के लिए क्या क्या परेशानियां आती हैं, उसका समाधान, उसके लिए एक बीच का अपनी आवश्यकता, परिस्थितियों को जानकर एक बीच का रास्ता निकालते हुए उसका निराकरण करना। क्योंकि परिस्थितियां जो है हर जगह की अलग होती है, आवश्यकता अलग होती है, उस बालकों का स्तर अलग है, उसके अनुसार हमको बालक समझ सकेंगे या नहीं समझ सकेंगे। तो हर जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे करना है, उचित तरीके से, तभी जो है उसका एक उचित सॉल्यूशन निकल पाएगा। अगली है तीसरी है संपूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षा की प्रक्रिया की सफलता के लिए कार्य करना एवं करना व कराना। कि जो भी योजना बनाई है उसकी सफलता के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्वयं प्रबंधक जो है खुद भी उतना ही तत्पर रहे, उतना ही कार्य प्रोत्साहन के साथ करे, ताकि अधीन कर्मचारी भी उसमें अधिक से अधिक भाग ले। और चौथा है मानवीय व भौतिक मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करना। कि जो मानवीय और भौतिक संसाधन है जिसके आधार पर मैनेजमेंट किया जाएगा, दोनों के बिना मैनेजमेंट की कल्पना करना निरर्थक है। तो
में समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं है मानवीय संसाधन बहुत है तो बौद्धिक संसाधन नहीं है, बौद्धिक संसाधन भरपूर है तो मानवीय संसाधन नहीं है। तो दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए, एक तारतम्यता स्थापित करते हुए प्रबंधन करना, योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। इसके बाद है चौथा, पांचवी है शिक्षा संस्थाओं में, शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग। इस प्रकार से जो है शैक्षिक प्रशासन जो है के कार्य क्षेत्र ये माने 5 माने गए हैं, जिनके अंदर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशासन जो है कार्य करता है और प्रबंधन अपनी शिक्षा व्यवस्था को उच्च से उच्च प्रबंधन के माध्यम से कराने की प्रयास करता है। अब है शैक्षिक प्रबंधन जो है के कार्य, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य जो हमने ओक्सफोर्ड वाला परिभाषा की थी, उन्होंने जो ओक्सफोर्ड सूत्र के माध्यम से जो नियोजन इसकी परिभाषा दी थी, वो ही इसमें कार्य है कि किस तरीके से जो है शैक्षिक प्रबंधन के अंदर क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, किस स्टेप में जो है कार्य को संपन्न किया जाता है। वह जो है आपको मैं लिखा देती हूँ। पहला है नियोजन, नियोजन करना। दूसरा है संगठन करना। तीसरा है निर्देशन करना। चौथा है समन्वयन। पांचवा है नियंत्रण। छठा है मूल्यांकन। सातवां है निर्णय लेना। आठवां है वित्त व्यवस्था। शैक्षिक प्रबंधन के जो कार्य हैं वह उस कार्य में पहला है नियोजन करना। इसमें जो है शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया का ये सबसे महत्वपूर्ण पद है। इसके अंतर्गत जो प्रबंधन मैनेजमेंट किया जा रहा है उसके लिए एक योजना बनाई जाती है, एक रूपरेखा बनाई जाती है कि हमको संस्था, शैक्षणिक संस्था जो हम चला रहे हैं उसको किस तरीके से हमको चलाना है और वर्ष पर्यंत जो है एक पूरे साल कार्य को किस तरीके से संपादित करना, एक टेंटेटिव बनता है और उसी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप जो है कार्य का संपादन किया
प्रबंधक जब प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वह उसका मूल्यांकन करके उसमें नियंत्रण करके उसमें सुधार कर सकता है। उसके आगे मूल्यांकन, जो कार्य हो रहा है उसका मूल्यांकन करना कि वे कार्य जो हमने योजना बनाई थी उसी के अनुसार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या नहीं है, या उसमें कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है। वो मूल्यांकन उसमें जब हम उसको देखेंगे, उसके परिणाम हमारे सामने आएंगे, उसमें दूसरों की राय हमारे सामने आएगी, तो जो है प्रबंधक को ये ज्ञात होता है कि कार्य में का मूल्यांकन करके उसको कैसे सुधारा जाए। फिर उसके बारे में सुधार के लिए क्या निर्णय लेते हैं कि इसके लिए वो और क्या प्रयास करने हैं। ठीक है, नवीन योजना बनाकर उसके लिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, प्रशासक में एडमिनिस्ट्रेटिव में जो निर्णय लेने की तुरंत क्षमता होनी अनिवार्य है, क्योंकि जब वो निर्णय नहीं ले पाएगा तो कार्य में सुधार नहीं हो पाएगा। तुरंत सुधार लेने के लिए जो है प्रत्युन्नति जो होती है, एक जिसे कहते हैं हम तुरंत एक्शन लेना, वो जो है प्रशासक में होना चाहिए। और लास्ट है वित्त का मैनेजमेंट, बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता। इसके लिए जितना आवश्यकता है, जितना पैसे फाइनेंस की आवश्यकता है, उतना फाइनेंस होने पर ही कार्य सही ढंग से संपादित हो सकता है और फिर उसका आउटपुट भी जो है दुगना प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है शैक्षिक प्रबंधन के ये कार्य क्षेत्र बताए हैं। आपका गृह कार्य का प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन के प्रकार को समझाते हुए उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। साथ ही कोरोना